है लास्ट क्लास में हम लोग सेल का कॉम्बिनेशन देख रहे थे। हमने सीरीज और पैरेलल देखा था, हमको मिक्स देखना है। ठीक है, नाउ वी आर सीइंग द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक है, सो देखो आवर ये हमारा था मिक्स्ड कॉम्बिनेशन ऑफ रियल सेल्स। हर एक की ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, हर एक की ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। मान लो हमारे पास n सेल्स हैं। लेट अस वी हैव n सेल्स, हमारे पास टोटल n सेल्स हैं ना। इस n को हम एक फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। हम इस n को दो मल्टीप्लिकेशन, जैसे मान लो कि 36 सेल्स हैं, हम क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 4 लिख सकते हैं, 18 इंटू 2 लिख सकते हैं, 6 इंटू 6 लिख सकते हैं। मान लो इस n सेल्स को हम लेट n इज इक्वल टू सम नंबर n इंटू m। देयर मेनी कॉम्बिनेशंस पॉसिबल, n और m के इसमें लिख सकते हैं। तो मान लो हम इसको इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सारे सेल को इस तरह से अरेंज कर रहे हैं। एक सेल यहां लिया, दूसरा यहां लिया और लास्ट यहां लिया। यानी इसमें हमने एक रो में हमने क्या किया, n सेल्स इन ईच रो, n सेल्स इन ईच रो। हमने n सेल ईच रो में दे दिया है। और ऐसे ऐसे हमने क्या किए हैं, इस तरह के हमने क्या किए हैं, कुल मिलाकर m रोज बना दिए हैं। हमने क्या किया है, इस टाइप से हमने क्या किए हैं, वी हैव मेड सच m रोज। समझ रहे हो, हर एक रो में हमने क्या किया, n सेल को सीरीज में दे दिया है, जहां n एक नंबर है, और ऐसे ऐसे m रोज बना दिए हैं। तो हमारा सारा सेल को हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिए, तो हमारा सारा सेल जो है यूज हो गया। हम n और m को वेरी करा सकते हैं। जैसे मान लो n इक्वल टू 36 है, इसको क्या लिख सकते हो, तो लिख सकते हो 9 इंटू 4 लिख सकते हो, 9 9 9 9। या इसको क्या लिख सकते हो, 6 इंटू 6 लिख सकते हो, 6 6 6 6 टाइम्स। या क्या कर सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो 3 इंटू 12 लिख सकते हो, 3 3 करके 12, या 12 12 करके 3, कुछ भी कर सकते हैं। तो हम एक ऐसा अरेंजमेंट कर रहे हैं, हमने एक लाइन में n सेल दिया है और ऐसे ऐसे m रोज को हमने कनेक्ट कर दिया है। तो हम ये जानना चाहते हैं इसके अक्रॉस, a और b के अक्रॉस इसका इक्विवेलेंट ईएमएफ और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो सबसे पहले अगर हम इस रो की बात करें, हम जानते हैं हर एक का ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर है। और हम एक रो की बात करें, इस रो की, ये पूरा का पूरा रो क्या बन जाएगा, बताओ, ये पूरा का पूरा रो क्या बन जाएगा, दैट इज गोइंग टू बिकम, हमने लास्ट क्लास में किया था, दैट इज गोइंग टू बिकम एन ई एंड एन आर। एन इंटरनल रेजिस्टेंस सीरीज में है तो एन आर, और एन सेल सबकी पोलैरिटी एक डायरेक्शन में तो एन ई। अब ये बन गया एन ई एन आर, ये बन गया एन ई एन आर, ये बन गया एन ई एन आर। तो ये भी क्या बन जाएगा बताओ, ये भी क्या बन जाएगा, सेम चीज, एन ई एन आर। ये सारा जो रोज है वो क्या बन जाएगा, एन ई एन आर। अब बताओ, ऐसे ऐसे सेल्स पैरेलल में लगे हैं, तो पैरेलल में हमने देखा था क्या होता है, पैरेलल में होता था ऐसे। सो हम कह सकते हैं m सेल्स, हम कह सकते हैं m सेल्स, 1 2 3 4 कितने रोज हैं, m रोज हैं। m सेल्स सबकी ईएमएफ कितनी है, Ne, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितनी है, Nr, आर इन पैरेलल। तो आ जाएगा E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, हम बताए थे, समेशन ऑफ EI बाय RI, यानी NE बाय NR कितने टाइम्स, NE बाय NR, समेशन ऑफ NE बाय NR m टाइम्स, NE बाय NR प्लस NE बाय NR प्लस NE बाय NR प्लस NE बाय NR कितनी टाइम्स, m टाइम्स, डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ 1 बाय R, R कितना है, NR कितनी टाइम्स, m टाइम्स। तो क्या आएगा बताओ, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, कितना आएगा, NE आएगा। सो n इक्विवेलेंट सबका मिला के जो इक्विवेलेंट बनेगा, सारे सेल का मिला के जो E इक्विवेलेंट बनेगा वो किसके इक्वल होगा, NE के होगा।
और जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो कैसे लिखोगे, 1/R इक्विवेलेंट इज समेशन ऑफ 1/R, यानी 1/NR प्लस 1/NR प्लस 1/NR कितनी टाइम्स, m टाइम्स, यानी यहां से R इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा बताओ, NR/M। सो दिस इज गोइंग टू बिकम ए सिंगल सेल जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस होगी NR/M, इसकी R इक्विवेलेंट हो जाएगी NR डिवाइडेड बाय M। NR क्यों, सीरीज में था तो NR, और फिर पैरेलल में M टाइम्स था तो डिवाइडेड बाय M। ये हो जाएगा इसका सिंगल A और B के बीच में, ठीक है। तो दिस इज गोइंग टू बिकम दिस NE NR/M। अब मुझसे क्वेश्चन ये पूछा गया है, मैं अगर इस कॉम्बिनेशन के क्रॉस एक रेजिस्टेंस लगाना चाहता हूं और ये चाहता हूं कि उस रेजिस्टेंस में मैक्सिमम करंट फ्लो करे तो कितना देना होगा। हम ये चाहते हैं, हम यहां पे एक रेजिस्टेंस R लगाना चाहते हैं A और B के क्रॉस। हम इस कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, इस होल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स के क्रॉस A और B के क्रॉस एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देते हैं R। तो ये बताओ इसमें करंट कितना फ्लो करेगा। अगर हम इसमें एक्सटर्नल रेजिस्टेंस लगा देंगे R, हम जानते हैं करंट दैट फ्लोज वुड बी इक्वल टू व्हाट, E equivalent means NE, E equivalent means what, NE by R equivalent कितना हो जाएगा बताओ, NR/M प्लस R, ये होगा। बताओ इस टोटल सर्किट का एक इक्विवेलेंट EMF है NE और एक इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट था NR/M प्लस R। दिस वुड बिकम N into M, N into M into E by NR plus MR। अब समझो N into M तो कांस्टेंट है, भले N वेरिएबल है M भी वेरिएबल है, बट N into M कांस्टेंट है, नंबर ऑफ सेल फिक्स्ड है। N into M इज व्हाट, नंबर ऑफ सेल, दिस इज फिक्स्ड, दिस ब्रैकेट N into M इज फिक्स्ड, नंबर ऑफ सेल्स। बट ये दोनों वेरी कर सकता है, ये और ये फैक्टर्स हैं, उस कैपिटल N के फैक्टर्स हैं, ये वेरी कर सकते हैं। तो हम समझ रहे हैं, हम जब भी इसको चेंज करेंगे, N और M को चेंज करेंगे तो करंट भी चेंज करेगा। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, यहाँ N तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N बाय, हम यहाँ क्या लिख सकते, बताओ कैपिटल N क्या था, N इंटू M। एक ही वेरिएबल के टर्म में लिखना चाहें तो ये कैपिटल N कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, इसको लिख सकते हैं कैपिटल N बाय N। M को क्या लिख सकते हैं, कैपिटल N बाय स्मॉल n। एनीवे हमको ये जानना है, हमको करंट को मैक्सिमाइज करना है। क्या करना है, करंट मैक्सिमम चाहिए, तो क्या करेंगे, तो करंट मैक्सिमम चाहिए तो किस वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे हमको यहाँ करंट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है, किस वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे हमें करंट मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। तो हम निकालते हैं, देखो। सो क्वेश्चन इज, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, for which type of arrangement, question है, for what kind of arrangement we are going to get maximum current in the external resistor. So for a given external resistor, for a given external resistance R, find N and M to get maximum current, ठीक है। इसके मेरे पास दोनों मेथड है, डिफरेंशिएशन का मेथड भी है और दूसरा मेथड भी है। हम जानते हैं I की वैल्यू कितनी है, कैपिटल N इंटू E बाय NR प्लस MR। इसको हम लिख रहे हैं अंडर रूट NR माइनस अंडर रूट MR होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट NM इंटू RR। सही है, हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट दिस माइनस अंडर रूट दिस होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ दिस। यहां हम क्या देख रहे हैं, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, N इंटू M एक कांस्टेंट है, सिर्फ ये ब्रैकेट जो है वेरिएबल है। दिस इज मैक्सिमम, ये मैक्सिमम होगा, करंट इज मैक्सिमम इफ
denominator is minimum. If this whole thing is minimum, if this whole thing is minimum, that means this bracket should be 0, क्योंकि ये ब्रैकेट या तो पॉजिटिव हो सकता है या जीरो स्क्वायर, ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता है. सो एन आर माइनस अंडर रूट एम आर इज इक्वल टू 0. इसका मतलब है कैपिटल आर इज इक्वल टू एन आर बाई एम. दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट? दैट मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? इफ external resistance is equal to internal resistance, देखो इंटरनल रेजिस्टेंस का नेट वैल्यू कितना था एन आर बाई एम, अगर उसके इक्वल होगा इसमें करंट मैक्सिमम होगा, अदरवाइज करंट क्या होगा? उससे कम आएगा. सो करंट को मैक्सिमाइज करना है तो इसको इस तरह से अरेंज करना होगा, दैट एन आर बाई दिस. ठीक है, अब जरा देखो, इसीलिए हम ये कह सकते हैं, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, किसके किसके बीच में? करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड एन या कुछ भी एम, और हम ग्राफ प्लॉट करें बिटवीन करंट फ्लोइंग इन द सर्किट एंड कॉम्बिनेशन वैल्यू एन, तो जब तुम एन को वेरी कराओगे तो एम अपने आप वेरी करेगा, क्योंकि एन इंटू एम का प्रोडक्ट कांस्टेंट है. एन को 1 लोगे, मान लो 36 है, एन को 1 लोगे तो एम कितना होगा? 36 है तो एन को लोगे 1 तो एम क्या आएगा? एम इज गोइंग टू 36. एन को लोगे 2 तो हो जाएगा 18, लाइक दैट. तुमको ऐसा कुछ मिलेगा ग्राफ. तुम क्या पाओगे? ये यहां जाके मैक्सिमम होता है. कहां पे? व्हेन एन इज इक्वल टू एम, सॉरी व्हेन एन इज सच दैट एन आर बाई एम इज इक्वल टू आर, उसमें मैक्सिमम होगा. अब मैक्सिमम वैल्यू होगा कितना? सो बताओ, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? जैसे तुमने इसको वाइनिश कर दिया, जब ये मैक्सिमम होगा तो ये डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा? 0. ये ब्रैकेट हो जाएगा 0, ये खत्म हो गया. ये हो गया एन, कैपिटल एन इंटू ई एम एफ बाय 2 अंडर रूट एन एम. एन एम क्या है बताओ? एन इंटू एम क्या है? एन ही है, कैपिटल एन ही है. तो ये इससे कट जाएगा, आएगा अंडर रूट, यहां पे इसको लिख देंगे अंडर रूट कैपिटल एन, आएगा अंडर रूट एन बाय आर आर इंटू हाफ टाइम्स ऑफ एन इंटू अंडर रूट आर आर इंटू ई. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट. दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट व्हेन एन आर इज इक्वल टू एम. व्हेन एन आर इज इक्वल टू एम. ठीक है, एन आर इज इक्वल टू एम. इसको आप ये भी लिख सकते हैं. ठीक है, चलो यहां तक कोई डाउट? ये नोट्स में है पेज नंबर 126 पे, ये नोट्स में है पेज 126 पे. एग्जाम्पल, लेट अस टेक ए क्वेश्चन. हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं. ठीक है, एक क्वेश्चन ले रहे हैं. क्या ले रहे हैं? क्वेश्चन ये हमारा, हमको क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वी हैव 36 cells, we have 36 identical cells, we have been provided with 36 identical cells, each of EMF and internal resistance given by each of EMF 16 volt and internal resistance 2 ohm, Find arrangement. इन सेल्स को कैसे अरेंज करें? फाइंड अरेंजमेंट टू गेट मैक्सिमम करंट इन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 8 ओम. हमारे पास 8 ओम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और हमें उसमें करंट को मैक्सिमाइज करना है. तो क्या करेंगे? सबसे पहला तुम्हारा इक्वेशन होगा, मान लो n, एक लाइन में n सेल हैं और ऐसे ऐसे m लाइन्स हैं. एक सीरीज में n सेल हैं, स्मॉल n, और ऐसे ऐसे स्मॉल m पैरेलल में है. यानी पहला इक्वेशन होगा तुम्हारा दैट n इंटू m शुड बी इक्वल टू 36. फर्स्ट इक्वेशन.
number of cells in each row and such rows in parallel. n into m is 36. सेकेंड इक्वेशन होगा तुम्हारा internal resistance is equal to external resistance. That means n r by m is equal to external resistance. याद रखो क्या आएगा, n r का मतलब कितना है 2, r का मतलब कितना है 2, m नहीं पता, इज इक्वल टू कैपिटल R कितना है 8, कैपिटल R कितना है 8. तो यहां से आएगा n इज इक्वल टू 4m. यहां से क्या आएगा n इज इक्वल टू 4m. करेक्ट. तो आ गया तुम्हारा दो इक्वेशन, एक n इंटू एम इज 36 और दूसरा n इज इक्वल टू 4m. n इज इक्वल टू, इन दोनों को सॉल्व करना है. तो क्या करोगे, 4m यहां डाल दो, n की जगह 4m डाल दो, कितना आएगा, इन दोनों को सॉल्व करना है 3, n का 3 और 12. सो m इज इक्वल टू 3. आई थिंक सॉल्व कर सकते हो दोनों को. दो इक्वेशन है, n इंटू एम इज 36, n इंटू एम इज 36 एंड n r बाय m इज r. n r बाय m, इसको याद करना भी आसान है. n इंटू एम तो होना है क्योंकि इसी को तुमको दो फैक्टर में डिवाइड करना है, पहला इक्वेशन. दूसरा n r सीरीज m पैरेलल n r बाय m इज r. यहां से m इक्वल टू 3 आ रहा है, शायद n इक्वल टू 12 आ रहा, नहीं 12, एक सीरीज में 12 डालो और ऐसे ऐसे क्या करो 3 डालो. एक सीरीज में 12, ये सीरीज वाला है, n एक में 12 और ऐसे ऐसे क्या 3. सो ईच ब्रांच शुड हैव 12 सेल्स इन सीरीज एंड सच 3 आर इन पैरेलल. तो तुम्हारा करंट मैक्सिमाइज है. कितना करंट होगा ये भी निकाल लो, कितना करंट होगा, हाफ अंडर रूट n का मतलब कितना हो गया 36, कैपिटल R इंटू स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r ये है, कैपिटल R ये है, 2 इंटू 8 इंटू EMF. बाहर में EMF कितना है 16. तो कितना है बताओ, रूट में आ रहा है, अच्छा नहीं रूट में नहीं आएगा. 36 का हो गया 6, हाफ तो बाहर रहेगा ही, 4 एंड दिस इज 16. तो कितना हो गया 12 एम्पियर. 12 एम्पियर. ठीक है. अब देखो हम इस ग्राफ को प्लॉट तो कर दिए हैं, लेकिन याद रखना ये n और m जो है इंटीजर है, ये n और m जो है इंटीजर है. यानी इसकी वैल्यू या तो यहाँ पे आएगी, उसके बाद फिर यहाँ आएगी, उसके बाद फिर यहाँ आएगी, फिर यहाँ आएगी, इस तरह से. भले हमने यहाँ पे n और m को डाल दिया है, एक कॉन्टिन्यूस वेरिएबल डाल दिया है जैसे x और y को डालते हैं, बट एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है नहीं, क्योंकि n का जो स्टेप है, स्टेप साइज 1 है. ये 1.1 नहीं हो सकता है, 1.2 नहीं हो सकता है. तो भले हमने ग्राफ को प्लॉट कर दिया, बट ग्राफ पे एक्चुअल जो पॉइंट आएंगे वो डिस्क्रीट आएंगे. 1 के बाद सीधे 2 आएगा, 1.1 नहीं आ सकता. इसीलिए अब मान लो तुम्हारा ये जो वैल्यू आया n इक्वल टू 12, इसका मतलब n इक्वल टू 12 यहाँ पर है, इसका मतलब n इक्वल टू 12 यहाँ पर है. इस ग्राफ के अकॉर्डिंग जब तुम n को कितना ले रहे हो 12, तो करंट मैक्सिमम आ रहा है. बट ऐसा भी हो सकता है तुम्हें क्वेश्चन को बनाओ और इस तरह से लिखो और इसको सॉल्व करो और तुमको n इंटीजर आ जाए, सॉरी फ्रैक्शनल आ जाए. मान लो किसी क्वेश्चन में, सपोज इन ए क्वेश्चन यू आर गेटिंग n इज इक्वल टू, अगर हम इसको डेटा चेंज कर दें, तुम इक्वेशन लिखोगे यही n इंटू एम इज 36 n r बाय m इज r. लेकिन r का डेटा ऐसा सेट नहीं है, तुम कर रहे हो तो आ रहा है n इज इक्वल टू, मान लो अंडर रूट ऑफ 8, अंडर रूट 8 आ गया, या अंडर रूट मान लो कि 10 आ गया. अब क्या करो, इसका मतलब है n की वैल्यू कुछ ऐसी होगी, 3 पॉइंट समथिंग होगी ना. अब क्या करोगे, अब पूछा है किस अरेंजमेंट में करंट मैक्सिमम होगा. अब तुमको ये समझ में आ गया कि तुम्हारा ये n जहां मैक्सिमम आ रहा है वो इंटीग्रल पॉइंट नहीं है, 3.1 है, मान लेते हैं ये 3.1 है या जो भी 2 है, मान लो 3.2 है. ये 3.2 पे तुम्हारा अगर मैक्सिमम आ रहा है, इसका मतलब है या तो ये 3 पे मैक्सिमम होगा या 4 पे मैक्सिमम होगा, ये तय है. बिकॉज दिस इज फंक्शन विच अटेन्स मैक्सिमा 1 टाइम, दिस इज अ फंक्शन दैट अटेन्स मैक्सिमा 1 टाइम. तुम्हारा आंसर आ रहा है 3.2, तो तुम्हारा आंसर 3.2 नहीं होगा,
तुम्हारा आंसर 3.2, क्योंकि 3.2 सेल को तुम सीरीज में लगा नहीं सकते हो। तो तुम्हारे पास अब तुमको क्या करना है, अगर ऐसा आ रहा है तो एक बार इस इक्वेशन में, कौन सी इक्वेशन, इस करंट में, ये जो करंट का निकला था इक्वेशन क्या था, एन ई बाय ये था तुम्हारा अंडर रूट एन आर प्लस एम आर, ये तुम्हारा करंट का एक्सप्रेशन निकला था, एन ई बाय एन आर प्लस एम आर। इसमें एन की वैल्यू एक बार 3 दो और एक बार एन की वैल्यू 4 दो। इसमें एन की वैल्यू 3 दो तो एम की वैल्यू क्या है बताओ। अगर यही क्वेश्चन रहता मैं इसको चेंज कर देता, एन की वैल्यू 3 तो एम कितना आ जाएगा 12, और एन की वैल्यू 4 तो एम क्या हो जाएगा 9। दोनों को चेक करो, इसमें निकाल लो E1, इसमें निकाल लो E2, सॉरी इसमें निकाल लो I1, इसमें निकाल लो I2। इन दोनों में जो ज्यादा है वही मैक्सिमम करंट है, प्रैक्टिकली वही मैक्सिमम करंट है। आउट ऑफ दिस विच एवर इज मोर, क्योंकि ये जो ग्राफ बन रहा है ये सिमेट्रिकल ग्राफ नहीं है। तुम ये नहीं कह सकते हो कि इसके 0.1 पहले और 0.1 बाद, मींस इस पॉइंट से 0.1 पहले और 0.1 बाद करंट सेम है, तुम ये नहीं कह सकते, इसलिए तुमको चेक करना पड़ेगा। ये तो तय है ये पहले बढ़ा तब घटा, इसका मतलब है अगर ये 3.2 है तो ये तय है कि 0 से 1, 1 से 2 और 2 से 3 बढ़ा है, अप टू 3.2 बढ़ा है, 3.2 के बाद घटा है। अब इसके दो साइड जो नियरेस्ट इंटीग्रल पॉइंट्स हैं वो एक तरफ क्या है 3, एक तरफ क्या है 4। 3 पे चेक कर लो, वैल्यू निकाल लो, 4 पे निकाल लो। इन दोनों में जिसमें ज्यादा आ रहा है वही वैल्यू ज्यादा होगा। ये मत समझना 3.1 है, ये मत समझना 3.1 है, 3 पास में है तो वहां ज्यादा होगा, नहीं हो सकता है 3.1 है लेकिन 4 पे ज्यादा हो जाए, क्योंकि इसका स्लोप सिमेट्रिकल नहीं होता है। तो अगर कभी फ्रैक्शनल नंबर आ जाए तो इसका मतलब फ्रैक्शनल आंसर नहीं होगा, उस नंबर के उससे पहले एक इंटीजर और बाद एक इंटीजर वैल्यू चेक कर लो, अगर आ रहा है जो वही आंसर होगा। ठीक है, कोई डाउट? चलो, सो दिस वी हैव टेकन। नाउ हम आ रहे हैं करंट डेंसिटी पे, हमारे करंट डेंसिटी पे। ठीक है, नाउ वी आर कमिंग टू करंट डेंसिटी। देखो करंट डेंसिटी क्या होता है और ओम्स लॉ करंट डेंसिटी के टर्म्स में क्या होता है ये समझो। जिस तरह से तुमने फ्लक्स में पढ़ा था, क्या पढ़ा था फ्लक्स में, कि जिस तरह से फील्ड का किसी सरफेस को, किसी एरिया को क्रॉस करना क्या कहलाता था, फ्लक्स कहलाता था, उसी तरह से हमारे इस केस में एक होता है करंट डेंसिटी वेक्टर। वो क्या होता है देखो, उसको बोलते हैं उसका फ्लक्स करंट होता है। क्या होता है? उसका फ्लक्स करंट होता है। देखो होता क्या है, करंट डेंसिटी वेक्टर, नाम मिसलीडिंग है, ये करंट डेंसिटी है नहीं, ये डेंसिटी से ऐसा लगता है पर यूनिट वॉल्यूम है, ऐसा नहीं है, ये पर यूनिट एरिया होता है। ये डेंसिटी जो है ये पर यूनिट एरिया होता है, पर यूनिट एरिया होता है। ठीक है, समझो अगर हमारे पास कोई ट्यूब है, कोई कंडक्टर है और उसमें करंट फ्लो कर रहा है, ना करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तुम ये जानते हो करंट एक स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए करंट को डायरेक्शन नहीं दे सकते हैं, ये मान लो इस तरह से जा रहा है, यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है आई, हम आई के ऊपर वेक्टर साइन नहीं देते हैं, लेकिन करंट के डायरेक्शन में हम एक चीज तो देते हैं, हम करंट के डायरेक्शन में एक वेक्टर को डिफाइन करते हैं, एंड दैट वेक्टर इज जे वेक्टर। तो क्या बोलते हैं हम लोग? जे वेक्टर। ठीक है, तो हम कहते हैं जे वेक्टर, हम डिफाइन करते हैं, वी डिफाइन, सो जे वेक्टर इसको बोलते हैं, इट इज डिफाइंड एज द करंट पर यूनिट एरिया
दिस डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया, पर यूनिट नॉर्मल एरिया एट ए पॉइंट। यानी इसको हम कहते हैं di/dA, इसको हम कहते हैं इक्वल टू di/dA। एन कैप का मतलब है along नॉर्मल टू द एरिया, एन कैप इज नॉर्मल टू द एरिया, नॉर्मल टू एरिया। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे हमारा, और ये इसकी डायरेक्शन क्या है, इट इज along द करंट। इसका या इसको एक काम कर लो, एन कैप, इसको इस तरह लिखो। ये मान लो कि हमारा एक एरिया है, एरिया हम कहेंगे, और यहां पे यूनिफॉर्म करंट है, ये इसका एरिया वेक्टर है। तुम जानते हो फिजिक्स में एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जो प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। उस प्लेन के एरिया के परपेंडिकुलर होता है। तो ये इधर है, ये इधर है, जे वेक्टर इधर है। तो हम कहेंगे आई जो होता है वो होता है J.A। क्या होता है? J.A। यानी हम कह सकते हैं ये मिलता जुलता किससे? फ्लक्स से। ये मिलता जुलता किससे? फील्ड से। और ये मिलता जुलता किससे है? एरिया वेक्टर से। समझो, जिस तरह से कितना फील्ड किसी एरिया से क्रॉस कर रहा है उसको फ्लक्स बोलते थे, कितना फील्ड किसी एरिया से क्रॉस कर रहा है उसको फ्लक्स बोलते थे, कितना करंट डेंसिटी वेक्टर किसी एरिया को क्रॉस कर रहा है उसको हम करंट बोलते हैं। ठीक है, अब सोचो अगर हम यहां पे इसको ऐसे ले लेते, ऐसे कर, एरिया अगर यू है, ये थोड़ा स्लाइस्ड है, मतलब क्या है, ये थोड़ा तिरछा कटा हुआ है, ये इसका एरिया वेक्टर होगा नॉर्मल। ये क्या कहलाएगा? इसका एरिया वेक्टर होगा। एंगल बिटवीन दिस एरिया वेक्टर एंड दिस करंट डेंसिटी वेक्टर, करंट डेंसिटी वेक्टर इज ऑलवेज along the current, along the flow of positive charge, flow of positive charge, और यू कह सकते हो फ्लो ऑफ करंट। तो इसके थ्रू अगर तुमको निकालना है करंट, इससे कितना पास कर रहा है? आई, दैट वुड बी इक्वल टू J डॉट A डैश, दैट इज इक्वल टू JA cos थीटा, where theta is the angle between these two. Theta is the angle between area vector means normal drawn to the area and J vector. ठीक है, इसको हम बता रहे हैं क्या होता है, इसको बोलते हैं JA cos थीटा। यानी हम कह सकते हैं करंट इज द फ्लक्स ऑफ, करंट थ्रू एन एरिया, थ्रू एन एरिया इज द फ्लक्स ऑफ करंट डेंसिटी J थ्रू द एरिया। और यही कारण है करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी से आ रहा है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू क्वांटिटी से आ रहा है। ठीक है, तो ये होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं व्हाट इज A cos थीटा। जरा देखो, और यहाँ पे देखें A cos थीटा, तो हम ये कह सकते हैं, देखो इस एरिया का दो कंपोनेंट है, इस एरिया का दो कंपोनेंट है, एक यहां पे, इस एरिया का दो कंपोनेंट होगा, एक होगा यहां पर, देखो इस एरिया का दो, एक होगा यहां पर और दूसरा होगा यहां पर। इस एरिया का दो परछाई बन सकता है, कैसे? एक हम ऊपर से लाइट गिराएं, ऊपर से लाइट गिराएं और ग्राउंड पे इसकी शैडो लें, और दूसरा हम साइड से लाइट गिराएं और दीवार पे उसकी शैडो लें। ये जो एरिया है ये होता है A डैश cos थीटा। ये क्या होता है? A डैश, अगर इसकी एरिया कितनी थी? A डैश, और ये एंगल क्या है? थीटा। एंगल बिटवीन दिस वॉल एंड दिस प्लेन इज थीटा। तो ये होता है A डैश cos थीटा। ये क्या होता है? A डैश cos थीटा। और ये जो एरिया होता है ये कितना होता है? A डैश sin थीटा। इसका मतलब है कि हम इसको जब इस लिखते हैं A डैश cos थीटा, इसका मतलब क्या है? दैट इज J इंटू एरिया, द कंपोनेंट ऑफ एरिया
perpendicular to J. This is the component of area perpendicular to J. J. अब थोड़ा सा हम तुमको क्रॉस प्रोडक्ट याद करा दें, भूल गए होगे शायद, तो थोड़ा सा हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट याद दिला दें। वो क्या होता है, उसका क्या कहना है, देखो। तो जब तुम ये समझ रहे हो, तुम फिर से बता रहे हैं, एरिया हम कैसे निकालते हैं फिजिक्स में, क्योंकि जब मैग्नेटिज्म में आएंगे इसका बहुत यूज पड़ने वाला है। फिजिक्स में एरिया को कैसे डिफाइन करते हैं, एरिया वेक्टर को, फिजिक्स में एरिया वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं। सो एरिया वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर, इसकी डायरेक्शन होती है नॉर्मल टू प्लेन ऑफ एरिया। अगर ये क्लोज सरफेस है तो आउटर लेंगे, आउटर नॉर्मल लेंगे, और अगर ये ओपन है लाइक दिस तो कि कैसे भी ले सकते हैं, इस तरह भी और इस तरह भी और इस तरह भी, कैसे भी ले सकते हैं, बट नॉर्मल होगा। ए क्रॉस बी ये होता है एरिया वेक्टर ऑफ ए पैरेललोग्राम। ग्राफिकल मीनिंग जो होता है ए क्रॉस बी का, वो ये होता है। अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और हम वेक्टर ए और वेक्टर बी को साइड मान के अगर हम क्या कर रहे हैं, एक हम ऐसे करके हम एक पैरेललोग्राम डिफाइन कर रहे हैं, तो ए क्रॉस बी जो होता है, ये ए क्रॉस बी जो होता है, ये इसका एरिया देता है ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या होगा, ए क्रॉस बी का मतलब क्या है, तुम्हारे तरफ। नॉर्मली ए को बी के तरफ घुमाओ, ए क्रॉस बी तुम्हारे तरफ, ए क्रॉस बी इसका एरिया वेक्टर देता है। यानी अगर तुमको हम ए दे दें आई कैप जे कैप और के कैप में, वेक्टर बी दे दें आई कैप जे कैप और के कैप में, 3 डायमेंशन में, और हम पूछें इस पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, तुम ए क्रॉस बी से निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, सिमिलरली इसी में अगर ये होता ऐसे करके, हम जानते हैं ये ट्रायंगल, ये ओ है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। दिस इज एरिया ऑफ ओ ए सी बी। लेकिन अब कर दे हाफ ए क्रॉस बी, ये क्या देगा, ये देगा एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। देखो इस पूरे ट्रायंगल का अगर हाफ कर देंगे तो ये आएगा, ये जो है ये क्या होगा, हाफ ऑफ दिस इज एरिया वेक्टर ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी। अगर हमारे पास कोई इलिप्स है जिसकी एक साइड है ए वेक्टर सेमी मेजर एक्सिस और ये है बी वेक्टर, इसका एरिया वेक्टर होता है पाई इंटू ए क्रॉस बी, पाई इंटू ए क्रॉस बी। स्पेशल केस अगर ये सर्किल है तो ए और बी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, तो पाई ए क्रॉस ए क्रॉस बी मीन्स उस केस में ए और बी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सेम। सर्किल ये स्पेशल केस ऑफ इलिप्स, ठीक है। अब देखो ये जो होता है, इसीलिए हम तुमसे ये पूछ सकते हैं कि अगर या चलो सिंपल क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछे, अगर जे वेक्टर दिया हुआ है 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, ये क्या था, करंट पर यूनिट एरिया, सो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, और एरिया वेक्टर दिया हुआ है 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 5 के कैप मीटर स्क्वायर। तो तुम निकाल सकते हो व्हाट इज द करंट थ्रू द एरिया, करंट इज इक्वल टू व्हाट, जे डॉट ए। क्या हो जाएगा करंट, जे डॉट ए, जे डॉट ए कर दो, तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2, तुम्हारा करंट निकल जाएगा।
तुम्हारा करंट निकल जाएगा, ठीक है, तुम करंट निकाल सकते हो। अब देखो हम कुछ फॉर्मूलाज पे आ रहे हैं बिफोर आई कम टू दिस ऑल पार्ट। चलो पहले इसको बता देते हैं। अगर कभी किसी एरिया के ऊपर करंट पर यूनिट एरिया मतलब करंट डेंसिटी वेरिएबल हो और पूछा जाए व्हाट इज द करंट फ्लोइंग, टोटल करंट फ्लोइंग, तो क्या करना होगा देखो। सो इफ वेक्टर j इज वेरिंग ओवर ए सरफेस, अगर वेक्टर j किसी सरफेस के ऊपर वेरी कर रहा है, समझ रहे हो, यहां एक छोटा सा एरिया कहीं पे ले लो, स्मॉल एरिया डी है, उस पॉइंट पे एरिया वेक्टर इस तरह से होगा, उस पॉइंट पर एरिया वेक्टर डी ए इस तरह से होगा, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगा। और हो सकता है कि इस पॉइंट पर जे वेक्टर ऐसे हो, क्योंकि वेरी कर रहा है। एक पर्टिकुलर स्मॉल पैच ले लो, उसके ऊपर हमेशा एरिया वेक्टर जो होता है वो नॉर्मल होता है, हम गॉस लॉ में देख चुके हैं, हर पॉइंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। उस पॉइंट पे इसकी जो है, तो इसके थ्रू, इस स्मॉल एरिया के थ्रू जो करंट होगा उसको हम कहेंगे डी आई इज इक्वल टू जे डॉट डी ए। इसीलिए अगर टोटल करंट निकालना है तो इंटीग्रेट कर देंगे डी आई को, एंड दैट वुड बिकम इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ जे डॉट डी ए। दिस वुड गिव यू द टोटल करंट, दिस वुड गिव यू द टोटल करंट। हम देखेंगे कैसे। इसका मतलब क्या हुआ, एग्जाम्पल, हमारे पास एक ऐसे करके हमारे पास एक कंडक्टर है, एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, ठीक है, हमारे पास एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर है, दिस इज सिलिंड्रिकल कंडक्टर। रेडियस है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है लेफ्ट टू राइट, बट करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है, करंट का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। तो है क्या, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है इस तरह से फ्लो कर रहा है कि जो करंट जो है, जो जे वेक्टर है, करंट इसमें लेफ्ट टू राइट तो फ्लो कर रहा है, बट जे वेक्टर जो है वो दिया हुआ है तुमको सम कांस्टेंट के इनटू आर, where r is the distance from the axis, where r is distance from axis, getting। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से जब तुम r डिस्टेंस पे जाओगे तो यहां जो करंट पर यूनिट एरिया है और इसकी जब ऊपर जाओगे तो यहां जो करंट पर यूनिट एरिया वो अलग अलग है। जब यहाँ से ऊपर जाओगे इसकी करंट पर यूनिट एरिया और अलग है, और यहाँ पर जब जाओगे ये और छोटी है और ये जीरो है। इसका मतलब है ये कुछ इस टाइप से, किस टाइप से, दिस इज लाइक दिस। देखो, क्योंकि स्ट्रेट लाइन फंक्शन दिया हुआ है, या कोई फंक्शन दिया जा सकता था। तुम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हो या एक्सिस से पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जा रहे हो, करंट पर यूनिट एरिया चेंज हो रहा है। जनरली हम क्या मानते हैं कि मान लो करंट आई फ्लो कर रहा है, एरिया इसका पाई आर स्क्वायर, ये रेडियस मान लो आर है, तो जनरली अगर यूनिफॉर्मली करंट फ्लो करता है, यूनिफॉर्मली, तो हम लिखते हैं फॉर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हम सीधे लिखते हैं आई जे इज इक्वल टू करंट पर यूनिट एरिया, दैट इज करंट कितना है आई, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। टोटल करंट आई फ्लो कर रहा है बाय टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर। ये जनरली होता है जब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होता है, तो क्योंकि टोटल करंट फ्लो कर रहा है आई और वो किस सरफेस एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड है, पाई आर स्क्वायर। ये माउथ है, इस माउथ में हो क्या रहा है, इस माउथ में वो एंटर कर रहा है, वो इसमें एंटर कर रहा है, बट इसका डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह यूनिफॉर्म है, इसलिए टोटल करंट फ्लो कर रहा है आई, टोटल एरिया है पाई आर स्क्वायर। बट यहां क्या कह रहा है कि यहां पर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, यहां और ज्यादा है या कम है, कुछ भी कोई भी फंक्शन यहां दिया जा सकता है।
हमको पहले ये निकालना है व्हाट इज द करंट फ्लोइंग। अगर हमसे ये पूछा गया फाइंड द टोटल करंट फ्लोइंग, फाइंड टोटल करंट फ्लोइंग, तो हम क्या करते हैं, हम यहां से सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, यहां से डिस्टेंस r पे जाते हैं। हम जानते हैं कि रेडियस के लॉन्ग वेरी कर रहा है, यानी कि इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस पे ये सेम है। यहां पर ये r डिस्टेंस पे हम क्या करते हैं, इस हर पॉइंट पे, इस एक्सिस के लॉन्ग r डिस्टेंस पे, हर पॉइंट पे करंट डेंसिटी ये थी। हम इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं, वेरी वेरी स्मॉल डिस्टेंस dr, r से लेके कहां तक, r से r प्लस dr। हमको एक ऐसा रिंग मिलता है जिसकी एरिया कितनी है, dA, 2 पाई r dr। इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, हम देख सकते हैं इसको साइड व्यू में इस टाइप से दिखेगा, हमको इस टाइप से दिखेगा, ये ऐसे है और ये ऐसे है, इसके अंदर ये करंट एंटर कर रहा है। इसकी डिस्टेंस कितनी है, r, ये थिकनेस कितनी है, dr। तो इसमें जो करंट जा रहा है अंदर की तरफ, जो एंटर कर रहा है, वो कितना हो जाएगा, इस पॉइंट पर करंट पर यूनिट एरिया J, इस पॉइंट पर करंट पर यूनिट एरिया A J इंटू 2 पाई r dr। दिस इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस सेक्शन di। ये di होगा, क्यों होगा, इस पूरे पॉइंट पे हम मान सकते हैं r से लेके r प्लस dr तक में लगभग J वही रहा, कोई भी फंक्शन हो, J कोई भी फंक्शन हो, इंटू 2 पाई r dr। ये जो शेडेड पोर्शन है इसका एरिया कितना, 2 पाई r dr। अब यहाँ J को प्लेस कर देते हैं k एज फंक्शन ऑफ r, k इंटू r इंटू 2 पाई r dr। इसको भी इंटीग्रेट कर दो, इसको क्या करो, इंटीग्रेट कर दो, 0 से i, 0 से r। सो करंट आ जाएगा k बाहर, 2 पाई बाहर, r स्क्वायर dr का इंटीग्रल r क्यूब बाई 3। ऐसा कोई भी फंक्शन दिया हो सकता है, याद रखना, किसी सिलिंड्रिकल वायर में अगर हम कोई फंक्शन दे रहे हैं और पूछ रहे हैं व्हाट द करंट एज फंक्शन ऑफ दिस, हम क्या करेंगे, यहां से बिकॉज एक पर्टिकुलर डिस्टेंस स्मॉल r पे, एक्सिस पे करंट डेंसिटी कुछ है, जैसे उसको चेंज करेंगे फिर वो चेंज हो जा रहा है, तो यूनिफॉर्म नहीं है, वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं हो सकता है, सेंटर के पास ज़्यादा हो, पेरिफेरी पे कम हो सकता है सेंटर के पास कम हो, पेरिफेरी पे ज़्यादा हो, तो फंक्शन पे डिपेंड करता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी r डिस्टेंस पे जाते हैं और r और dr के बीच में एक थिन, देखो इसकी थिकनेस है dr, इसकी थिकनेस कितनी है, dr, इनर रेडियस है r, आउटर r प्लस dr। तो ये जो इसका बनेगा, ये जो इसका बनेगा, ये जो इसका थिकनेस बन रहा है, ये इस थिकनेस में जो करंट जा रहा है इस तरह से, इस थिकनेस में जो करंट जा रहा है इस तरह से, ठीक है, इस थिकनेस में जो करंट जा रहा है इस तरह से, वो हो जाएगा 2 पाई r dr, एरिया परपेंडिकुलर टू करंट फ्लो, 2 पाई r dr इंटू J एज फंक्शन ऑफ r। इसको इंटीग्रेट कर देंगे, चला जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन ले सकते हैं, तुमको बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा भी जहाँ पे इसको तुमको निकालना होगा, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म देखते हैं, व्हाट इज ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। तुमने ये देखा था, हमने ये डिराइव किया था कि अगर कभी करंट फ्लो करता है किसी कंडक्टर में, हमने उसका एक सिंप्लीफाइड फॉर्म लिया था कि सबको हमने क्या किया था, हर एक को हमने वेलोसिटी दे दिया था कितना, vd। हमने क्या किया था, वेलोसिटी सबकी vd थी, और हम लोगों ने साइड डिराइव किया था I इज इक्वल टू NEAVD किया था, vd द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है, ठीक है। अब देखो, हमने ये भी कहा था जब हमने vd निकाला था, vd का वैल्यू निकाला था E by m, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड E by m इंटू टाउ।
शायद टाउ था, हमको लगता है एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। इनफैक्ट वीडी को अगर हम इसको पॉजिटिव चार्ज मान लें, निगेटिव मानेंगे, जहां को माइनस ई देंगे तो यहाँ को देना चाहिए माइनस ई, क्योंकि फील्ड के अपोजिट इलेक्ट्रॉन मूव करता है। ठीक है, खैर हमको इससे वो नहीं है, हम इसको ई डाल देते हैं, हम इसको पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ही मान लेते हैं, उसको नेगेटिव चार्ज के फ्लो की जरूरत जो भी। ठीक है, अब देखो तुम्हारा इक्वेशन था V इक्वल टू आई आर, ओम्स लॉ। इनफैक्ट I इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू आई आर नहीं होता है, करंट इज प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज होता है। 1 बाई आर इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, उसको अरेंज करने से ये आता है। V को हम लिख सकते हैं E बाई एल, नो ई एल, सॉरी ई एल। अगर ये कंडक्टर है, हम जानते हैं ये अगर फील्ड E है, E इक्वल टू, और ये मान लो VD है इस डायरेक्शन में, ठीक है, हम मान के चल रहे हैं प्लस E चार्जेस मूव कर रहे हैं, E इंटू एल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, E इंटू एल, डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर, ये पढ़े हुए हो। I होता है, I को लिख सकते हैं J इंटू ए, J इंटू ए, क्योंकि J और A सेम डायरेक्शन में। रेजिस्टेंस को तुम जानते हो क्या लिखते हो, रो एल बाई, आई थिंक ये लिखते हो ना, रो एल बाई। तो ये एल और ये एल कट गया, ये ए और ये ए कट गया। वेक्टर फॉर्म में तुम लिख सकते हो E इज इक्वल टू रो टाइम्स ऑफ वेक्टर J, या तुम ये भी लिख सकते हो J इज इक्वल टू 1 बाय रो मीन्स व्हाट, सिग्मा। ये है रेसिस्टिविटी, ये क्या है, कंडक्टिविटी, सिग्मा इंटू ई। ये जो होता है, ये जो तुमको लॉ दिख रहा है ना, ये दोनों, यहां रो क्या है, रेसिस्टिविटी, सिग्मा क्या है, 1 बाय रो, दैट इज कंडक्टिविटी, या स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस। इसको बोलते हैं वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। इसको पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। देखो यहां पे V इक्वल टू आई आर का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। यहां हमेशा 2 पॉइंट चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी, रेजिस्टेंस इज डिफाइंड बिटवीन ए एंड बी, एंड करंट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। यहां पर क्या है, एक ही पॉइंट पर, इंस्टेंटेनियस पॉइंट पे, बिना किसी इंटरवल के, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे E हो, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे J वेक्टर है, उस पॉइंट पे जो E वेक्टर है और उस पॉइंट पे जो रो वेक्टर है, उसके बीच का ये रिलेशन है। यानी इस केस में क्या होता है कि तुम किसी कंडक्टर में से करंट फ्लो कर रहा है, उसमें तुम किसी एक पॉइंट पे पूरी दुनिया को भूल जाओ, उसके आगे क्या उसके पीछे क्या, उससे कोई मतलब नहीं है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहां अगर रेसिस्टिविटी रो है, यहां पर अगर फील्ड की वैल्यू E है और यहां पर अगर करंट की वैल्यू J है, इसका ये रिलेशन होता है, ये पॉइंट फॉर्म होता है। तीसरा, इसको माइक्रोस्कोपिक फॉर्म बोलते हैं। जो उस पॉइंट का माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है, पिछला वाला V इक्वल टू आई आर था मैक्रोस्कोपिक, वो बड़ा, वो बाहर से दिखता है, ये अंदर से दिखता है, ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। देखते हैं कैसे, देखते हैं कैसे, याद रखना। याद कैसे करोगे, कंडक्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पहली बात है V इक्वल टू आई आर, V इक्वल टू आई आर, तो V का भाई है E, पोटेंशियल डिफरेंस और फील्ड एक जैसा है, रेजिस्टेंस का होगा रो और करंट का भाई होगा J। दूसरा याद करने का तरीका क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में E होता था 0, क्या होता था 0, इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड क्या होता था 0, और यहां फील्ड होता है, इसको 0 मत मान, इसको 0 मान लो, 0, ये हो गया 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक में फील्ड होता था 0, 0 मान लो, तो यहां पर क्या है J रो 0, बात सेम ही है, ठीक है।
अब देखो 0, ठीक है। अब देखो इसका यूज़ क्या होता है, इसका हम कहीं भी जहाँ पे रो वेरी कर रहा हो या ये वेरी कर रहा हो, हम उसको यूज़ कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें मैं तुमसे ले रहा हूँ, तो अच्छा, तो तुमने ये तो ले लिया, ठीक है। हमको यहाँ एक और चीज़ डिराइव करना है। क्या डिराइव करना है भाई? तुम्हारा वेक्टर फॉर्म में लॉ आ रहा है, हाँ, v इक्वल टू आई आर, ठीक है, ठीक है, v इक्वल टू आई आर, ओके, ठीक है, v इक्वल टू आई आर आ रहा है। हमको यहाँ रेजिस्टिविटी को डिराइव करना है, हमको यहाँ क्या करना है, रेजिस्टिविटी को डिराइव, ठीक है। देखो I इज इक्वल टू क्या है तुम्हारा, I इज इक्वल टू NEAVD, ठीक है, I इज इक्वल टू चलो इस पे आ रहे हैं, इसको हमको क्या बताना है। पहले ये देखो, I इज इक्वल टू तुमने लिखा था NEAVD, बट VD को तुमने लिखा था EE/m इंटू टाउ। तो ये आ जाएगा I इज इक्वल टू NEA/m इंटू टाउ। I/a को तुम लिख दोगे क्या, J, I/a को तुम क्या लिख दोगे, J हो जाएगा। J इज इक्वल टू, देखो I और A को मिला दो, I/a हो गया, J इज इक्वल टू NE स्क्वायर टाउ बाई m इंटू J इंटू NE स्क्वायर टाउ बाई m इंटू E, ठीक है। लेकिन तुम्हारा फॉर्मूला क्या था, I इज इक्वल टू V/R, ये था ना, I इज इक्वल टू V/R, यानी ये हो गया 1/, तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा E इज इक्वल टू, इस तरह लिख लो, E इज इक्वल टू m/NE स्क्वायर टाउ, m/NE स्क्वायर टाउ इंटू J। तुम जानते हो, बट तुम जानते हो E इज इक्वल टू कितना है, होता है रो इंटू J, यानी ये तुम्हारा रेजिस्टिविटी है। रेजिस्टिविटी कितना है बताओ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इनटू टाउ, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, दिस इज रेजिस्टिविटी। ये क्या है, रेजिस्टिविटी। अब समझो, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये फिक्स्ड है, ये नहीं बदलता है। ये है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, सॉरी, ये है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ये भी फिक्स है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन फिक्स है, बच गया एन और टाउ। इस पे डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ क्या होगा। जिस चीज़ की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, समझो, जिस चीज़ की रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, जिस मटेरियल की, तो उसमें एन इंटू टाउ कम है, उसमें एन इंटू टाउ क्या है, कम है, और जिसकी रेजिस्टिविटी कम है उसमें एन इंटू टाउ ज़्यादा है। अब समझो इस बात को, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और टाउ क्या है, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। होता क्या है कि जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी मटेरियल का, तो उसके अंदर जो बॉन्ड होते हैं वो टूटते हैं। जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसके अंदर के बॉन्ड्स टूटते हैं। जब बॉन्ड्स टूटते हैं तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज करता है। लेकिन बिकॉज टेम्परेचर बढ़ गया है, सो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स का, इलेक्ट्रॉन का बढ़ गया है, वो जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं। हाई टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होते हैं, तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड करते हैं, इसीलिए एवरेज रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है। तो याद रखना, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज bonds break, therefore number of free electrons per unit volume increases, and because kinetic energy of electron increases, therefore average relaxation time decreases। तो दोनों फैक्टर होता है, ये बढ़ता है, ये घटता है। अब समझो, कंडक्टर में क्या होता है, कंडक्टर्स के साथ क्या है, वो पहले से उसके सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं,
उसके पहले से सारे इलेक्ट्रॉन फ्री हैं, और जो फ्री नहीं है वो स्टैटिक अपने लैटिस पॉइंट में फिक्स होते हैं। तो जब तुम यहाँ टेम्परेचर बढ़ाते हो, कंडक्टर के केस में जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहता है, नहीं बदलता है। पहले से इसका वैल्यू क्या है? सैचुरेशन वैल्यू है। पहले से इसका वैल्यू क्या है? सैचुरेशन वैल्यू है। सो जब तुम टेम्परेचर को बढ़ाते हो तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम लगभग सेम रहता है, बिकॉज ऑलरेडी वट एवर हैज टू फ्री इज फ्री। यहाँ कोई बॉन्ड टूटता नहीं है, क्योंकि जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड है और जो नहीं है वो फ्री है, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन टाउ की वैल्यू डिक्रीज करेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बढ़ेगा, तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेंगे, तो टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन कम होगा। जैसे कम होगा इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। रेजिस्टिविटी कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। द रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। क्या इक्वेशन होता है वो निकालेंगे पहला। दूसरा, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स, जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे इसको डिटेल में बताएंगे इसका लॉ क्या होता है। इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, लेकिन टेम्परेचर बढ़ने से कुछ बॉन्ड टूट जाते हैं। जहां बॉन्ड टूटते हैं वहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, उसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, और वहां जो गैप क्रिएट होता है कोवलेंट बॉन्ड में, एक जो गैप क्रिएट होता है, डेफिशिएंसी क्रिएट होता है, उसको बोलते हैं होल। इलेक्ट्रॉन और होल ये दो चीजें होती है। यहां पर क्या होता है, बिकॉज सारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कोवलेंट बॉन्ड का पार्ट हैं। 0 केल्विन पे हर सेमीकंडक्टर क्या होता है? परफेक्ट इंसुलेटर होता है। 0 केल्विन पे एक भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, सब का सब क्या होता है? तो जब तुम टेम्परेचर बढ़ाते हो तो बॉन्ड बहुत तेजी में ब्रेक करते हैं, बहुत तेजी में ब्रेक करते हैं, जैसे एवलांचे होता है वैसे ब्रेक करते हैं। तो एज टेम्परेचर इंक्रीजेस नंबर ऑफ बॉन्ड्स ब्रेक, बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे इन हाई नंबर, बहुत ज्यादा, इसलिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज करता है। टाउ डिक्रीज करता है, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ता है, लेकिन टाउ में डिक्रीज कम होता है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लंगवुड चाइल्ड लॉ होता है, बताऊंगा। सेमीकंडक्टर में एक्सपोनेंशियल फंक्शन इतना तेज ब्रेक करता है, 1 डिग्री बढ़ाओगे 2 डिग्री बढ़ाओगे तो हो सकता है वो कंडक्टर बन जाए, इतना तेज बढ़ता है। तो ये जो होता है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ता है। टाउ घटता है, टेम्परेचर बढ़ा है तो टाउ तो घटेगा, लेकिन उसका इफेक्ट बहुत कम होता है, तो ये डोमिनेट करता है। इसीलिए n इंटू टाउ इंक्रीज कर जाता है, इसीलिए n इंटू टाउ एज ए होल इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए ये इंक्रीज किया, डिक्रीज किया, बट इंक्रीज ज़्यादा होता है। इसीलिए रेसिस्टिविटी जो है डिक्रीज कर जाता है और कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है। इसीलिए सेमीकंडक्टर टेम्परेचर बढ़ने से उसका कंडक्टिविटी बढ़ता है, उसका रेजिस्टिविटी घटता है। लेकिन इस केस में कंडक्टर के जो है केस में टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ता है। कंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर के केस में टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टिविटी घटेगा। इसका ये कारण होता है n इंटू टाउ। कंडक्टर में n कांस्टेंट, टाउ तो दोनों में बढ़ेगा, टाउ तो दोनों में बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी टाउ तो दोनों में घटेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो द टाइम गैप बिटवीन टू कोलिजन ड्यू टू इंक्रीज स्पीड कोलिजन टेक्स प्लेस मोर फ्रीक्वेंटली, सो टाउ जो है दोनों केस में घटेगा। n का वैल्यू एक में कांस्टेंट रहता है कंडक्टर में, और इसमें क्या होता है? बढ़ता है, बहुत तेज बढ़ता है, बहुत फास्ट बढ़ता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे रेजिस्टिविटी घटता है। इसका लॉ क्या होता है वो बताएंगे क्या होता है, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है हम कौन सा चीज यूज करने जा रहे हैं। नाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस इक्वेशन। अब इस इक्वेशन के बहुत सारे वेरिएशंस हैं। ये होता है
E इज इक्वल टू रो इंटू वी इज इक्वल टू आई आर जे वेक्टर, ठीक है। E इज इक्वल टू रो इंटू जे वेक्टर, ठीक। कहीं भी करंट फ्लो कर रहा हो तुम ये लगा सकते हो। रो क्या है? डेंसिटी नहीं है। रो क्या है? रेजिस्टिविटी है। ये पर्टिकुलरली मोर इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर रो कांस्टेंट ना हो तो। अगर रो कांस्टेंट ना हो तो, जैसे हमारे पास एक मटेरियल है जो इस तरह से बना हुआ है। क्या है? दो पार्ट है इसके, एक लेफ्ट पार्ट है और एक राइट पार्ट है। दे जॉइंट। यहां पर रेजिस्टिविटी है रो1, यहां रेजिस्टिविटी है रो2, यहां है रो1, यहां है रो2। हमसे कहा गया है कि अगर इसमें करंट हम भेज रहे हैं आई, हम इसमें करंट क्या भेज रहे हैं? आई। अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन, जो करंट यहां फ्लो करेगा वही करंट यहां भी फ्लो करेगा। अकॉर्डिंग टू चार्ज कंजर्वेशन करंट दोनों में सेम होगा। जो करंट यहां आएगा वही करंट यहां जाएगा, बिकॉज चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। लेकिन दोनों में जे भी, इसका मतलब क्या है? दोनों में सेम होगा। सर जे भी दोनों में सेम होगा, क्यों? यहाँ पे जे क्या हो जाएगा? आई बाय, इसकी मान लो एरिया है ए, इसकी भी ए और इसकी भी ए, लेकिन फील्ड अलग अलग होगा। तो E1 की वैल्यू यहां पर अगर फील्ड कितनी है, यहां पर फील्ड मान लो E1 है और यहां पर फील्ड कितनी है? मान लो E2 है। तो E1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? सो बताओ। E1 की वैल्यू हो जाएगी रो1 टाइम्स ऑफ आई बाय ए, और E2 की वैल्यू हो जाएगी रो2 टाइम्स ऑफ आई बाय ए। बताओ, यहां भी जे कितना है? आई बाय ए, और यहां भी जे कितना है? आई बाय ए। यानी कि यहां पे इसमें जो फील्ड है वो कितना है? रो1 टाइम्स ऑफ जे। J1 मीन्स कितना? आई बाय ए। यहां पे रो2 टाइम्स ऑफ जे मीन्स व्हाट? आई बाय ए। तो दोनों में फील्ड सेम है, दोनों में जे सेम है, फील्ड अलग अलग है। अब ये बताओ, अगर हम यहां पर एक गॉसियन सरफेस लें, एक गॉसियन सरफेस लें ऐसे करके, इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज अंदर होगा? इस गॉसियन सरफेस में कितना चार्ज अंदर होगा? 0। क्यों 0 होगा? यहां फील्ड है E1, यहां रो1 है, यहां भी रो1 है, यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्म है। यहां के बाद चेंज हुआ है ना, यहां रो1 है, यहां रो1 है, यानी दोनों जगह फील्ड क्या है? सेम है। दोनों जगह फील्ड क्या है? सेम है। तो यहां जितना फील्ड, बिकॉज फील्ड यहां से लेके यहां तक यूनिफॉर्म है, और यूनिफॉर्म फील्ड के में किसी भी क्लोज सरफेस थ्रू फ्लक्स 0 होता है। जब भी फील्ड यूनिफॉर्म होता है, किसी भी क्लोज सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 होता है, जितना आता है उतना जाता है, तो इसके अंदर नेट चार्ज 0 होगा, ये पूरा चार्ज फ्री होगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक ले लें, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ भी E2 एंटर भी हो रहा है और E2 निकल भी रहा है। लेकिन अगर हम यहाँ ले लें तो प्रॉब्लम होगा, अब क्या होगा? एंटर कर रहा है E1, ये एग्जिट कर रहा है E2। E1 E2 सेम नहीं है। अगर E2 ज्यादा है E1 से तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव होगा। अगर E2 ज्यादा है, ज्यादा निकल रहा है, E1 कम है, इसका नेट फ्लक्स पॉजिटिव होगा। इसके अंदर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, और वो पॉजिटिव चार्ज इस इंटरफेस पे जमा होगा। बता रहा हूं क्यों जमा होगा। E1 आएगा, E2 जाएगा। एक E1 के कारण नेगेटिव फ्लक्स है, E2 के कारण पॉजिटिव फ्लक्स है, और कर्ड सरफेस के थ्रू फ्लक्स 0 है, क्यों? वो कर्ड है। E2 अगर ज्यादा है तो नेट फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और अगर E1 ज्यादा नेट फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो यानी इस सरफेस पे, ये जो इंटरफेस दोनों का दिख रहा है ना, इस इंटरफेस पे चार्ज जमा हुआ होगा। ठीक है, इस इंटरफेस पे चार्ज जमा हुआ होगा। बताते हैं क्यों जमा होगा।
क्या ज़रूरत है उसका, हमको वो चार्ज निकालना है, कितना चार्ज जमा होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक काम करते हैं, हम क्या कहेंगे, हम इस गॉसियन सरफेस पे लगा देते हैं, हम इस गॉसियन सरफेस पे क्या लगा देते हैं, इसको मान लेते हैं डेल्टा ए है। हम इस गॉसियन सरफेस पे क्या लगा देते हैं, हम इस गॉसियन सरफेस पे लगा देते हैं गॉस लॉ। तो क्या लिखेंगे, गॉस लॉ, क्या लिखेंगे, E2 इंटू ए, E2 इंटू डेल्टा ए, ठीक है, E2 इंटू डेल्टा ए माइनस E1 इंटू डेल्टा ए। माइनस क्यों, एंटर कर रहा है, एरिया वेक्टर लेफ्ट, फील्ड राइट, यहां एरिया वेक्टर भी राइट, आउटवर्ड नॉर्मल, फील्ड भी आउटवर्ड, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड सिग्मा इंटू, अगर यहां पर सिग्मा था चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा इंटू क्या लिखेंगे, डेल्टा ए बाय एप्सिलॉन नॉट। सही है ना, सही लिखे ना, डेल्टा 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 ए कट गया, E2 माइनस E1, सिग्मा का मतलब टोटल चार्ज, अगर यहां Q जमा है, टोटल एरिया ए है तो जाएगा Q बाय ए, बट E2 कितना था, रो इंटू रो 2 इंटू आई बाई ए, माइनस E1 कितना था, रो 1 इंटू आई बाई ए इज इक्वल टू क्यू बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ये और ये कट गया, आ जाएगा Q इज इक्वल टू कितना चार्ज जमा है, अगर Q बाई ए पूछा है, सिग्मा पूछा तो ए से डिवाइड कर देंगे, Q इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ रो 2 माइनस रो 1 इंटू आई। एग्रीड, कोई डाउट, इसको याद रखिएगा फॉर्मूला, यही चीज हर जगह होगा। दूसरी बात एक चीज और मैं बता रहा हूं, दूसरी बात मैं एक चीज और बता रहा हूं, क्या बता रहा हूं, यहां से यहां तक चार्ज डेंसिटी जीरो था, क्यों जीरो था, चार्ज डेंसिटी क्यों जीरो था, क्योंकि फील्ड कांस्टेंट था। फील्ड कांस्टेंट क्यों था, यहां और यहां फील्ड सेम क्यों था, रो सेम था, यहां बदल गया, क्यों, रो बदल गया। अब सोचो रो अगर फंक्शन ऑफ एक्स हो, रो लेफ्ट टू राइट कंटिन्यूसली चेंज कर रहा है, तो हर जगह पे चार्ज डेंसिटी मिलेगा तुमको। पहली बात ये बताओ, यहां चार्ज आया क्यों, समझो चार्ज आया क्यों। हमने देखा था I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, हमने क्या देखा था, I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, यानी J इज इक्वल टू कितना, एन ई वी डी, एन ई। अच्छा एक काम करते हैं, ये बताओ यहां रेजिस्टिविटी अकॉर्डिंग टू, अगर ये ज्यादा फील्ड है तो रेजिस्टिविटी यहां पर क्या है, रेजिस्टिविटी यहां पर क्या है, ज्यादा है। यहां ड्रिफ्ट स्पीड कम था, कम ही होगा ना, एक मिनट, यहाँ फील्ड ज्यादा है, जे सेम है, यहाँ फील्ड कम है, यानी रेजिस्टिविटी यहाँ कम है। यहाँ रेजिस्टिविटी कम है, यहाँ रेजिस्टिविटी ज्यादा है। देखो अगर हम E2 को ज्यादा मान रहे हैं, E2 को अगर हम ज्यादा मान रहे हैं, जे तो सेम है, इसका मतलब रो 2 ज्यादा है, ये रो 1 कम है। यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड कम था, यहाँ ड्रिफ्ट स्पीड ज्यादा था। यहाँ इलेक्ट्रॉन स्लो चल रहा था या पॉजिट्रॉन स्लो चल रहा था या तेज चल रहा था। तो ये जरूरी है कि दोनों साथ चले, साथ चले मीन्स ये मेंटेन रखे कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। ऐसा नहीं हम करेंगे एक्सेप्ट ये तेज आए, ये ज्यादा है और ये कम निकले, ये नहीं हो सकता है। ये ज्यादा आ रहा था और ये कम निकल रहा था, ये ज्यादा आ रहा था और ये कम निकल रहा था, तो यहाँ पर एक चार्ज आएगा, वो क्या करेगा, ये जो आ रहा था पॉजिट्रॉन इसको रिपेल करेगा, इसको स्लो करेगा। जो ज्यादा तेज चल रहा था उसको ये स्लो करेगा, और जो स्लो चल रहा था, समझो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन यहाँ एक पॉजिट्रॉन आ रहा था प्लस ई, और यहाँ एक पॉजिट्रॉन आ रहा था प्लस ई। इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, 10 तो ज्यादा बोल रहे, मान लो 1 मिलीमीटर पर सेकेंड, और इसकी थी मान लो 0.5 मिलीमीटर पर सेकेंड। ये अनएक्सेप्टेबल है। क्यों, ये क्यों है अनएक्सेप्टेबल, क्योंकि इस केस में इधर से ज्यादा आएगा, इधर से कम निकलेगा। तो यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज जमा होगा जो क्या करेगा,
इसको रिपेल करेगा। सोचो इस पॉजिटिव चार्ज का जो लेयर बनेगा, इसका फील्ड राइट में राइट और लेफ्ट में लेफ्ट होगा, ये इसको रिपेल करेगा, इसके कारण इसका स्पीड 1 मिलीमीटर से घटेगा, और इसको रिपेल करेगा, इसी कारण इसका स्पीड 0.5 मिलीमीटर पर सेकंड से बढ़ेगा। दोनों को इक्वल कर देगा। हो सकता है दोनों को 0.7 कर दे, इसको घटा के इसको बढ़ा के, बट करेगा इक्वल। जहां भी करंट अपनी वैल्यू को इनबैलेंस होने का कोशिश करता है, इनफ्लो और आउटफ्लो, वहां एक चार्ज का लेयर आके उसको बैलेंस कर देता है। और ये तब भी होता है जब हम किसी वायर को ऐसे बेंड करते हैं, करंट फ्लो करें, इसको बेंड कर देंगे तो इस कॉर्नर पे चार्ज जमा हो जाता है जो इस इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन को बदलता है। इलेक्ट्रॉन तो चल रहा था इस तरह से, बट अब इलेक्ट्रॉन को घूमना है इधर, तो उसके लिए यहाँ पे चार्ज एक्यूमुलेट होता है। चार्ज अपने आप को इस तरह से सरफेस पे या कहीं इंटरफेस पे इस तरह से अरेंज करता है कि वो एक गाइडेड फ्लो में इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन को मूव करा सके। ठीक है, देखते हैं। चलो देखो, मान लो हम इसी में अगर क्वेश्चन ये पूछते, हम इस तरह से देते क्वेश्चन, क्या देते? हाँ अगर इनकम ज्यादा होता तो फिर नेगेटिव चार्ज, हाँ नेगेटिव चार्ज होता, बिल्कुल नेगेटिव चार्ज होता, करेक्ट। देखो हम ये जानना चाहते हैं, ये में ऐसे कंडक्टर है, इसमें करंट आई कर रहा है एंटर और जा रहा है, इसमें करंट आई कर रहा है एंटर और जा रहा है। हमको ये दिया हुआ है x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू l है। रो हमको दिया हुआ है फंक्शन ऑफ x एज, हमको रो दिया हुआ फंक्शन ऑफ x एज, हमको रो दिया हुआ फंक्शन ऑफ x एज सपोज इक्वल टू कुछ भी मान लो, कोई फंक्शन मान लो रो नॉट इंटू या k इंटू एक्स, मान लो k इंटू एक्स ही मान लो। करंट है आई, एरिया क्रॉस सेक्शन हर जगह है ए। तुमसे पूछा गया फाइंड द करंट द चार्ज डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स, फाइंड चार्ज डेंसिटी एज फंक्शन ऑफ एक्स। बिकॉज रो हम जनरली यूज करते थे डेंसिटी के लिए, रो हम यहाँ पे रेजिस्टिविटी के लिए यूज करते हैं, हम इसका कोई और नाम दे देते हैं, सपोज लैम्डा एज फंक्शन। लैम्डा जनरली हम जो लेते हैं वो लेते हैं डिस्टेंस के लिए, बट यहाँ हम लैम्डा इसका नाम दे रहे हैं एज फंक्शन ऑफ एक्स। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, क्या चीज? चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको समझेंगे, हर जगह करंट आई है, हर जगह करंट आई है, इसीलिए, और हर जगह एरिया भी क्या है, सेम है, इसीलिए आई बाय ए और जो हम क्या बोलेंगे जे, ये भी सेम है। अगर ये टैपर्ड होता, अगर ये टैपर्ड होता इस तरह से, तो क्या होता? तो यहां पर एरिया जे भी चेंज होता, किसी पॉइंट पे आई तो सेम होता, तब भी आई क्या होता, सब में सेम होता। बट यहां पर अगर एरिया ए है, 2a है, ये a है और ये a/2 है, तो यहां पर j कितना होता, i/a, यहाँ क्या होता, i/2a, यहाँ क्या होता, i/a/2। वो हम कर सकते हैं किसी पॉइंट पे, ठीक है, j सेम है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम ये समझ रहे हैं कि किसी पॉइंट पर, किसी पॉइंट x पे अगर जाओ, तो इस पॉइंट पे जो j वेक्टर है, इस पॉइंट पे जो j वेक्टर है वो कितना है बताओ? इस पॉइंट पे जो j वेक्टर है, दैट j वेक्टर इज दिस, तो यहाँ पे e वेक्टर कितना हो जाएगा? v is equal to IR, so E is equal to rho as function of x into j, है ना? rho as function of x, v is equal to IR, ठीक है। तो यहां से तुम्हारा आ जाएगा E at a point is equal to kx times of j, j means I by a। ठीक है, तो तुम क्या देख रहे हो, जैसे जैसे x बढ़ेगा इसकी वैल्यू क्या होगी, फील्ड की घटेगी। इसका मतलब हम यहां पर एक छोटा सा सेक्शन ले लें, कैसा? यहां से यहां तक में एक सेक्शन ले लें छोटा सा,
तो यहाँ जितना फील्ड एंटर करेगा, मान लो यहाँ फील्ड एंटर कर रहा है ई, जब x डिस्टेंस था फील्ड था ई, जब x प्लस डी एक्स हो गया तो फील्ड क्या हो गया, ई प्लस डी। यहाँ डी पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, वो हम नहीं जानते हैं, बट यहाँ फील्ड था, जब x था x तो फील्ड था ई, जब x है x प्लस डी एक्स, फील्ड है ई प्लस डी। तो ये बताओ इसके थ्रू अगर हम इसमें अगर हम गॉस लॉ लगाते हैं तो क्या आएगा, फ्लक्स कितना होगा, माइनस ई ए प्लस ई प्लस डी इंटू ए, ये होगा फ्लक्स। देखो माइनस ई ए, एरिया है ए, इनवर्ड आउटवर्ड, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड रो एज फंक्शन ऑफ एक्स, लैम्डा एज फंक्शन ऑफ एक्स, वॉट एवर इज द चार्ज डेंसिटी हियर, यहां जो चार्ज एक्यूमुलेट हुआ है दैट इज एज फंक्शन ऑफ एक्स। चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस स्मॉल सेक्शन इज व्हाट, ए डी एक्स बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, माइनस ई ए और प्लस ई ए कट जाएगा, आ जाएगा, पहले तो ए सब में से काट दो, आ जाएगा माइनस ई प्लस ई कट गया, डी ई इज इक्वल टू लैम्डा एज फंक्शन ऑफ एक्स डी एक्स बाई एप्सिलॉन नॉट। यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एज फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम एज फंक्शन ऑफ एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ डी ई बाई डी एक्स। और यहां से तुम डी बाई डी एक्स निकाल सकते हो, डी बाई डी एक्स जो भी फंक्शन है, हो सकता था ये भी फंक्शन ऑफ एक्स होता, हो सकता था ये भी फंक्शन ऑफ एक्स होता, बट यहां नहीं है। ये आई बाई ए के बाहर डी एक्स बाई डी एक्स इज वन, यहां डाल दो, आई बाई ए इंटू के, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यूनिफॉर्म डेंसिटी होगा इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। तो हर जगह चार्ज जमा होगा, ये प्लस आ रहा है, एक माइनस आ रहा है, प्लस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, क्यों आ रहा है प्लस, यहाँ पे प्लस चार्ज होना चाहिए, क्यों, इसके ठीक पहले और ठीक बाद, इसके ठीक पहले और ठीक बाद समझो, यहाँ पे प्लस चार्ज इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टिविटी बढ़ रही है, यानी यहाँ पे रेजिस्टिविटी कम था लेफ्ट साइड, स्पीड ज़्यादा था, यहाँ रेजिस्टिविटी ज़्यादा था, स्पीड कम था, जिसका स्पीड ज़्यादा था उसको घटाना है और जिसका स्पीड कम था उसको बढ़ाना है, अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव सब आएगा। ये मैंने इलस्ट्रेशन लिया है, ये मैंने इलस्ट्रेशन लिया है के एज फंक्शन ऑफ एक्स, मैंने यहाँ पर रो लिया है के इंटू एक्स, मैंने यहाँ रो ये लिया है के इंटू एक्स। कोई भी फंक्शन क्वेश्चन में दिया जा सकता है, ठीक है, तुमसे नहीं पूछा जाएगा ये सब हम जानते हैं, वैसे आजकल जो पेपर आ रहा है वो कि इसमें कोई दम है नहीं कहीं, एडवांस का पेपर देखते हैं 27 को, नहीं तो मेंस में तो कोई दम ही नहीं है, साला सब कुछ फार्मूला बेस्ड है, फार्मूला उठाते जाओ क्वेश्चन बनते जाता है, ठीक है। लेकिन तुम ये जानो कि एक फार्मूला होता है, क्या होता है, v इज इक्वल टू आई आर, ये दोनों वेक्टर होते हैं, ये स्केलर होता है, किसी भी पॉइंट पे ये वैलिड है, किसी भी पॉइंट पे ये वैलिड है, ठीक है। अब देखो नाउ हमको अब इसमें जो लेना था एक चीज़ और हमको जो लेना है वो है, ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया, कंपोजिट स्लाइड। एक होता है कलर कोडिंग, फालतू सा टॉपिक है, जनरली आजकल जो कलर कोडिंग ऑफ कार्बन रेसिस्टर्स, ठीक है, रेजिस्टर्स आप देखिएगा जो मार्केट में मिलता है, मैं आपको नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा क्या होता है, उसमें एक ऐसे बना हुआ रहता है और उसमें कुछ, इसका मैंने नोट्स दिया हुआ है, इसका मैंने नोट्स आपको दिया हुआ है, आई थिंक पेज नंबर इसमें कोई साइंस है नहीं, पेज नंबर 120 पे है, पेज 120 पे, वो देखने में कुछ इस टाइप से रहता है। कार्बन का रेजिस्टर जो बनता है वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, सिर्फ बल्क में बनाया जाता है, वो देखने में कुछ इस टाइप से रहता है। इसमें क्या होता है, एक सर्किल यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, एक यहाँ होता है, और चौथा थोड़ा दूर में होता है, ठीक है, एक रिंग बना हुआ होता है,
1 सर्किल, 2 सर्किल, 3 सर्किल, और फिर ये थोड़ा दूर पे होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग ये 3 कलर के बैंड होते हैं, कलर बैंड होते हैं। ये x है, ये y है, ये z है, और ये w है। ठीक है, x, y और z निकालने के लिए जो 3 कलर के बैंड होते हैं, तो x, y और z के लिए, x, y एंड z निकालने के लिए कैसे याद करते हैं? मैंने नोट्स में दिया है ना 120 पे, आई थिंक मैंने दिया हुआ है, फिर भी मैं लिख देता हूँ। एक होता है बी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, कंट्रोवर्शियल लाइन्स। ओके, और 2-3 नाम है मैंने उसमें दिया हुआ है, तुम लोग देख सकते हो। एक है बाय बेटर रेसिस्टेंस, और जो भी है तुम लोग उसको याद कर लेना। मैंने 4 स्लोगन दिए हैं, कोई एक याद कर लेना, चारों याद नहीं करना है। स्टार्ट होता है, देखो ब्लैक से स्टार्ट होगा, ब्लैक से एंड होगा व्हाइट पे। स्टार्ट होगा ब्लैक से, एंड होगा व्हाइट पे, और चेंज स्लो होता है। इसे ब्लैक के बाद ब्लू नहीं होगा, ब्लैक के नियर कलर क्या है, ब्राउन है, तो क्या होगा, ब्राउन होगा। रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे होता है, वाइट से थोड़ा सा मिट्टी कलर का होता है, ग्रे होता है, ये होता है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये जो नंबर होता है ना, ये इस तरह होता है, x y इंटू 10 to the power z। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है वो होता है x यहाँ, y यहाँ, इंटू 10 पर z प्लस माइनस w%। तो x, y, z निकालने का ये स्लोगन है, x, y और z निकालने का ये स्लोगन है। ठीक है, तो यहां पे डालोगे पहला रिंग जो है, ठीक है, ये तीनों पास होते हैं, बहुत बड़ा गैप होता है तब ये होता है। तो पहला डालोगे यहाँ जो भी है, दूसरा यहाँ, तीसरा नंबर डालोगे यहाँ, प्लस माइनस w। अब w निकालने के लिए क्या होता है, फॉर w ये चौथा रिंग जो होता है, ये बताता है टॉलरेंस। टॉलरेंस का मतलब है एरर, कितना एरर इसमें है, इसका जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं उसमें कितना एरर हो सकता है। ठीक, ये बहुत कोई प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट नहीं होता है, बहुत एग्जैक्ट इंस्ट्रूमेंट नहीं होता, इसमें बहुत एरर होता है। इसमें 3 होता है, एक होता है गोल्ड, सिल्वर एंड नो कलर। गोल्ड सबसे बेटर होता है, 5% एरर का चांस है। सिल्वर में 10% एरर का चांस, उससे बेटर यहाँ 20% है। एरर सबसे ज़्यादा नो कलर, इसमें इतना ज़्यादा एरर है, इतना ज़्यादा मतलब चांसेस ऑफ डेविएशन है कि प्रिंटिंग का कॉस्ट भी बचा लिया जाता है। नो कलर 5% बेस्ट होता है। ठीक है, तो अब मान लो तुम्हारे पास कभी इस टाइप से है कि मान लो क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप से, ये पढ़ाना वैसे मेरा काम नहीं है। 1, 2, 3 यहाँ ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है सिल्वर, ये दिया हुआ है रेड, ये मान लो ग्रीन, और ये मान लो है ब्लू। तो क्या करोगे, रेड, रेड का मतलब हो गया 2, रेड मतलब हो गया 2, ग्रीन 5, 25 इंटू 10 to the power ब्लू, ब्लू का मतलब 6 प्लस माइनस सिल्वर मीन्स 10%, ये ओम।
दिस इज द रेजिस्टेंस वैल्यू। ठीक, इसको याद कर लेना, पेज नंबर 120 पे है, किसी को इसमें डाउट नहीं, अगर होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, अब देखो, अब मुझे इसमें जो करना है वो है, कलर कोडिंग हो गया, कंपोजिट स्लैब ये कर लोगे। अच्छा, एक दो चीज़ बता देता हूँ, छोटी छोटी चीज़ें, इसको खुद से करना, पेज 120 पे है। अब देखो, कभी तुम्हारे पास अगर ऐसा लूप हो, कभी भी किसी भी टाइप का लूप इस तरह से दिया हुआ है, एक लूप इधर है, एक लूप इधर है, अब क्या करो, इन दोनों लूप को किसी भी दो पॉइंट, इन दोनों लूप के किसी भी दो पॉइंट को एक ब्रिज से जोड़ दो। इन दोनों के किसी भी पॉइंट को इस ब्रिज से जोड़ दो। किस ब्रिज से? इस ब्रिज से जोड़ दो। किसी पॉइंट को, इसमें से 4 पॉइंट हैं, जितने पॉइंट, कोई एक पॉइंट ले लो, इसका भी कोई एक पॉइंट ले लो, और दोनों को एक पुल से जोड़ दो। इसमें करंट हमेशा 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि इसमें अगर करंट मूव कर रहा है I1, इसका मतलब यहां से आया होगा I1, यहां से आया होगा I1, इसका मतलब यहां से जाएगा I1, यहां से जाएगा I1, यहां से आएगा I1। क्योंकि यहां से अगर करंट चला I1 तो इससे I1 को यहां तक आना होगा। अब जब यहां पहुंचेगा, इसमें कोई करंट इसलिए नहीं जाएगा कि अगर इसमें मान लो करंट गया X, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ हियर, अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ हियर आया I1, गया कितना I1 इधर, तो इसमें कितना जाएगा? 0 जाएगा। इसमें कभी कोई करंट नहीं जाता है, ये सिर्फ छकाने के लिए होता है। उसी तरह से इसमें अगर करंट मूव कर रहा है I2, तो इस पूरे में I2 ही मूव करेगा। तो अगर यहाँ पर I2 है तो इसके पीछे भी I2, और इसके पीछे भी I2, और इसके पीछे भी I2, और यहाँ भी कितना होगा? I2। अकॉर्डिंग टू जंक्शन लॉ हियर I2 आया, I2 गया, तो इसमें करंट कितना जाएगा? 0। इस ब्रिज में कभी करंट नहीं जाता है। तो ऐसा कोई क्वेश्चन दिखे तो घबराइएगा नहीं, ठीक है। दूसरी बात, ये सब भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है, देख लेना, कहीं के मिल जाएगा। दूसरी बात, कुछ क्वेश्चंस होते हैं, क्या बोलते हैं कि अच्छा, एक तो चीज़ बच गया है, ठीक है। दूसरी बात ये होता है, चलो कुछ चीज़ें बच रही हैं, मुझे एक बताना है तुमको, वेरिएशन ऑफ रेसिस्टिविटी विथ टेम्परेचर, ये कैसे बदलता है। सेकंड, आपके नोट्स में मैं बताऊं, पेज नंबर, कौन सा पेज है, जब मैंने पावर पढ़ाया था, पेज नंबर 139 और 140, पेज 139 एंड 140, इस पे मैंने कुछ पावर से रिलेटेड चीज़ें बताई हैं, उसको मैं एक्सप्लेन जो है करूँगा। और ये मैंने बताया है, ये जो वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी है, इसके पीछे का लॉ मैं बताऊँगा, दैट इज़ गिवन इन, ये वेरिएशन के पीछे जो लॉ है, दैट इज़ गिवन इन, आई थिंक पेज 115, ये पेज नंबर 115 पे मैंने बताया है, एक बार पढ़ लेना, अगली क्लास में उसको एक्सप्लेन करेंगे। तीसरा जो मुझे बताना है वो ये बताना है कि एक होता है कांस्टेंट करंट सोर्स। देखो, जो ईएमएफ होता है बैटरी, वो होता है कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स, उसका ईएमएफ कांस्टेंट होता है। एक होता है कांस्टेंट करंट सोर्स, वो क्या होता है समझो। अगर मैं सोचो, अगर मैं इसको कर दूं 10 वोल्ट, अगर मैं इसको कर दूं 10 वोल्ट, और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा दूं सीरीज में,
1000 ओम, और इन दोनों को डब्बे में बंद कर दूं। इन दोनों को क्या करूं, एक डब्बे में बंद कर दूं। यानी लीड्स ये हैं, ये क्या है, लीड्स है, ये क्या है, लीड्स है। एक डब्बे के भीतर मैंने 10 वोल्ट का एक बैटरी, उसके साथ सीरीज में 1000 ओम का एक रेजिस्टेंस लगा दिया और उसको डब्बे में बंद कर दिया, और बाहर में उसके पॉइंट्स दिखा दिए हैं ए और बी, जहां तुम कोई कनेक्शन कर सकते हो। और मैं तुमसे बोल रहा हूं, तुम जो यहाँ रेजिस्टेंस दोगे इसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ही रखना है। इसकी वैल्यू तुम 10 से ज्यादा नहीं दे सकते हो। तो ये बताओ इसके थ्रू कितना करंट तुमको मिलेगा। अगर ये जीरो दोगे, अगर ये जीरो दोगे इसमें करंट क्या मिलेगा, आई का मैक्सिमम वैल्यू तुमको कितना मिलेगा बताओ। अगर तुम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कर दो जीरो, कितना मिलेगा, 10/1000, कितना हो गया, 0.01 एम्पियर। और अगर तुम आई को मिनिमम चाह रहे हो तो आर को क्या रखोगे, 10 रखोगे मैक्सिमम, तब कितना आएगा बताओ। या इसको तुम एक काम करो, इसको तुम 5 कर लो, तो कितना आएगा बताओ, आ जाएगा 15/1000 आएगा ना, 15 बाय, हाँ दिस प्लस दिस 15, नो सॉरी 10/1015 ना, ये भी लगभग 0.01 कुछ ही आएगा। यानी अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल तुम्हारा 0.01 ही रहेगा। अप टू 2 पॉइंट्स ऑफ डेसिमल तुम्हारा 0.01 ही आएगा। निकाल के देखना तो 10/1015, सॉरी 1005, हम बारीमल से भी निकाल सकते हैं, अभी टाइम नहीं है इसलिए नहीं निकाल रहे हैं। 1/1005, ये 0.01 के बाद ही कोई चीज चेंज होगा, 0.01 तक मेरे ख्याल से सेम रहेगा। अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इसका वैल्यू 0.01 ही रहेगा। इसका मतलब कह सकते हैं दिस कॉम्बिनेशन, दिस सोर्स 10 वोल्ट एंड दिस बिहेव्स एज ए सोर्स ऑफ कांस्टेंट करंट। इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, कैसे, ऐसे, ये इसका सिंबल होता है। यहां क्या लिख देंगे, 0.01 एम्पियर। इसका मतलब इसको जिस ब्रांच में तुमने डाल दिया, तुमने इसको जिस ब्रांच में लगा दिया, उस ब्रांच में बाहर कुछ भी कर लो, करंट की वैल्यू 0.01 अप्रोक्सीमेटली फिक्स है। यानी इस ब्रांच में करंट की वैल्यू इंडिपेंडेंट ऑफ रेसिस्टेंस 0.01 एम्पियर ही होगा और इसी डायरेक्शन में होगा। इसको बोलते हैं कांस्टेंट करंट सोर्स। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट करंट सोर्स। चलो इसको फिर से देखेंगे, सब बताएंगे। एक क्लास और लेंगे, नेक्स्ट क्लास में इरोडोप तुम लोग साथ रखोगे। तुम लोग पूरा वर्कबुक में वो जो भी है, क्या बोलते हैं, तुम लोग पूरा इरोडोप बना सकते हो, पूरा इरोडोप बना सकते हो। मैं उसका क्लासिफिकेशन फिर से मैं भेज दूंगा, ठीक है। और तुम लोग वर्कबुक से क्वेश्चन बना सकते हो। मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना। आरसी सर्किट हम नेक्स्ट क्लास के बाद स्टार्ट करें। नेक्स्ट क्लास में हम इरोडोप, एससी वर्मा और वर्कबुक हम तीनों सॉल्व कराएंगे, ठीक है। ये जो पेज बता है 139, 140 और 115, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, एक बार देख लेना, ठीक है। चलो बाकी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू Thank you, sir. थैंक यू।